हर सुबह अखबार, टीवी या इंटरनेट के जरिए सिर्फ खबरें हम तक नहीं पहुंचती हैं, बल्कि उनके जरिए एक डर भी हमारे घरों तक पहुंच जाता है। डर कि इस बार किस मासूम बच्ची, लड़की या औरत को किसी हैवान की हवस का शिकार बनना पड़ेगा। लड़कियों के साथ रेप और रेप के बाद उनकी दर्दनाक हत्या एक महामारी की तरह हमारे समाज में फैलती जा रही है, और कोई नहीं जानता कि इस महामारी का अगला शिकार कौन सी मासूम लड़की बनेगी। क्या लड़कियों को बंदिशों में रखकर हम इस खूनी खेल को खत्म कर पाएंगे, या फिर इस महामारी का इलाज कुछ और ही है? बाय। नेहा, हो बाबा। तू क्या उसके साथ घूमती रहती है? मैंने मना किया है ना। इसकी जो ये दोस्त है ना, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है। कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है, क्या संस्कार दिया है उसे घर वालों ने? अहो ताई तुम्हें पण है नहीं, और बाप टूर करते रहता है। अरे उसे क्या पता उसकी बेटी क्या क्या गुल खिलाती है। बाबा वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, तू उससे दूर रहे। जब लड़की ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है ना, तभी मर्दों का मन खराब होता है। बेटा, जब दुनिया खराब हो ना, तब खुद को संभल कर रहना पड़ता है। बस उससे दूर रहे, समझी? अरे छोड़ ना यार, तेरे बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। देख मयूरी, बाबा से झूठ बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख, माँ बाप का काम होता है बोलना, और बच्चों का काम क्या होता है? एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना। तुझे बड़ा पता है, तेरे पापा तो ज्यादा साथ रहते हैं नहीं, इसलिए इतना चहक रही है। ये बात तूने एकदम सही की। मतलब मैं इतनी खुश हूं ना, पापा महीनों महीनों टूर पे रहते हैं, मुश्किल से 15 दिन में एक बार फोन पे बात होती है। कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में यार। अच्छा सुन, अब तू भी टेंशन लेना छोड़, और एक काम कर, पोस्ट कर मेरी, तेरी फोटो खींचती हूँ। नहीं मुझे नहीं खिंचवानी कोई फोटो। अरे कर ना। नहीं 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 मयूरी, अरे इधर देख, ऐसे पाउट कर, पाउट। एक मिनट। हाँ अच्छा चल मैं आती हूँ। अरे अरे कहाँ चल दी मेरी बुलेट ट्रेन? अरे आ रही हूँ यार। अरे यार आऊं यार, 1 मिनट रुको। अरे नेहा कम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जब तुम मेरे सामने होती हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब जब प्यार करती है तो फिर प्यार करने देना। ओ हेलो, इधर पैसे। और लड़की कहाँ? बैग में लेके घूम रही हूँ, रूम नंबर 306। कोई है? हेलो हेलो,
क्या उल्लू बनाया तुमने साले का? अबे उल्लू तो इसे भगवान ने बना के भेजा है, मैंने तो सिर्फ इसके उल्लू का फायदा उठाया है। बीवी को बच्चे के साथ घर में छोड़ के आते हैं और बाहर बेबी बेबी करते घूमते हैं। इनके साथ तो यही करना चाहिए। मैं बाद में बात करती हूँ। अरे पर हुआ क्या? वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे तू एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो बच्चों को अनुशासन के नाम पर इतना बांध देते हैं कि बच्चों के पास उस बंधन को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। बच्चे उस बंधन से मुक्त होकर खुली हवा में सांस लेने के लिए जोर लगाते हैं, और जब इंसान अपनों से दूर होता जाता है तभी वो मुसीबत के करीब आ जाता है। शिरके रिका में क्या है? क्या देख रहे हो? सर वो चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का कनेक्शन इसरो से टूट गया है। ओह, कोई बात नहीं। अरे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, टूटे हुए कनेक्शन जोड़ लेते हैं, अगली बार मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या रिका में? इंस्पेक्टर साहब, हमें बड़े साहब से मिलना है। सर, हमारी बेटी नेहा पता नहीं कहाँ चली गई है। वो सुबह ही निकल गई थी कॉलेज के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ हो। नहीं नहीं साहब, मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन किया है। आने दो उसे, उसकी खबर लेता हूं। वो पूजा के साथ भी नहीं है, हो सकता है मयूरी के साथ हो। मैं उसे फोन करके देखती हूँ। मयूरी के साथ ही होगी। कितनी बार मना किया है उसे। नहीं आंटी, नेहा तो आज कॉलेज ही नहीं आई। सर, उसका फोन भी बंद है। शिरके एक काम करो, इसकी लास्ट कॉल ट्रेस करो और कॉलेज और घर के बीच जितने भी पुलिस स्टेशंस और हॉस्पिटल्स हैं वहां पता करो। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया। साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, रात हो गई है, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रूम नंबर 306। पैसे भी मिल जाएंगे। एक बार जरा चीज तो देख लूं। बॉस, जो लड़की आपने मेल में फाइनल की थी ना, वो लड़की आपका कमरे में वेट कर रही है। अब ना तो मैं आपकी बहन हूँ और ना आपकी साली, जो आपका हाथ पकड़ के आपको लड़की के कमरे तक लेकर जाऊं। तू मेरा हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगी, लेकिन मैं तेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? चुप, लड़की के साथ पता कहाँ है? अरे ऊपर आ। बहुत भारी पड़ेगा, गलत काम खुद कर। पता कहाँ है लड़की है? पता कहाँ है? उल्लू बनाती लोगों को है। देखो सर, मैं कोई उल्लू उल्लू नहीं बना रही थी। अरे साहब, बहुत चालू लड़की है। अभी पिछले हफ्ते इसने मेरे साले को चूना लगा दिया। कैसा सगा है रे तू? तेरा खुद का साला घर में बीवी छोड़ के बाहर मुंह मारता फिर रहा है और तू उसके लिए फैंटम बन रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? पुलिस स्टेशन में बकवास नहीं। देखो सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर किया है ना तो सिर्फ समाज सेवा। समाज सेवा नहीं, फ्रॉड किया है तुमने पैसे लिए उससे। लेकिन सबूत कहाँ है? इसके पैसे तो इसकी जेब में पड़े हैं, और ले भी लिए होते ना तो मैं तो कोर्ट में मुकर जाती। कैश में बिजनेस नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तुम सिखा रही हो मैं कानून। देखो मैडम, अगर कानून सिखाना होता ना तो सबसे पहले ये कहती कि एक लड़की को आप इतनी रात को पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। सुन, साहब ने वार्निंग देके छोड़ा है तुझे, आइंदा कुछ गलत काम मत करना। मैं गलत नहीं कर रही होती, मैं समाज सेवा कर रही हूँ। सॉरी सॉरी। सुन, इनकी बच्ची को कुछ हुआ है क्या? तुझे क्या करना है? ऐसे क्या बोल रही है? माँ बाप है, माँ बाप सबके बराबर होते हैं। चल निकल। हाँ जा रही हूँ। निकल। सर, नेहा के फोन लोकेशन के हिसाब से उसका फोन उसके कॉलेज के एरिया में ही बंद हो गया। इसका मतलब वो कॉलेज गई थी और वहां से ही गायब हुई है। एक काम करो,
कॉलेज एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन सबकी फुटेज निकलवा। और उसके माँ बाप अभी भी यहीं बैठे हुए हैं क्या? जी। उनको बोलो कि प्लीज घर चले जाए। ओके सर। तो फोन ही नहीं उठा रहा। भैया आगे वाली बिल्डिंग में ले लो। खबरदार जो तुमने से दोबारा हाथ भी लगाया तो। नहीं मैं ये नहीं करूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना। हाँ तुझे कुछ नहीं होगा, फंसूंगी तो मैं ना। नहीं मैं नहीं करूंगी। प्लीज मेरे लिए, प्लीज। प्यार करती हूँ तुझसे, इसलिए सही गलत सब कर लेती हूँ, लेकिन धोखा मत दियो तो मुझे। क्या कर सकती हूँ, देख रही है ना तुम। प्यार किया है कभी किसी से? किया होता तो समझती। नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? तू ठीक तो है ना? हाँ नेहा बिल्कुल ठीक है, और जब आप मेरी बात मानेंगे तो आगे भी ठीक ही रहेगी। कौन कौन बोल रहा है? अरे अंकल, मेरा इंट्रो लेके क्या करोगे? 30 लाख चाहिए मुझे। 30 लाख मेरे, बेटी आपकी। कौन है? कल दोपहर 2 बजे घोड़बंदर रोड पे। क्या हुआ? अरे बोलिए तो कुछ। हाँ नेहा बात कर रही थी ना, बोलो ना क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस थी। तेरे बाप ने बुलाई है ना पुलिस? तो आपने देखा ये सब? जी मैम। आपका नाम क्या है? राधे श्याम। राधे श्याम, आप क्या कर रहे थे उस वक्त यहाँ? मैडम हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ देखा कि ये बैग पड़ा हुआ है। पास आके देखा तो इसमें खून लगा था, इसलिए पुलिस को फोन किया। लगता है काफी दिन तक बंद रखा गया था इसे। हमें बैग भी काफी पुराना है, मुझे नहीं लगता कुछ पता चलेगा इससे। एक काम करो, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो और इसकी फैमिली को भी। ये मेरी बेटी नहीं है। आपकी बेटी नहीं है? ये मेरी बेटी तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। बॉडी के हाथ में एक टैटू है, आप पहचानते हैं इस टैटू को? ऐसे कोई टैटू उसके हाथ पे नहीं था। ये हमारी बच्ची, आप मार क्यों दे रहे हैं? नेहा है हमारी। गलत सोच रही है तू, वो हमारी बेटी हो ही नहीं सकती। मैंने तो उसे पैसे दे दिए थे सर, फिर वो हमारी बेटी को क्यों मारेगी? आपने पैसे दे दिए? तो और क्या करता सर? आप लोगों को बताकर मैं देख चुका था, मैं अपनी बेटी की जान दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। आप लोगों के फेल होने बाद मुझे फिर से उस लड़की का फोन आया था, किसी दूसरे नंबर से कॉल आया था। हेलो। प्यार नहीं है आपको अपनी बेटी से शायद, वरना इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करते। अब मैं आपकी तरफ से नेहा को गुड बाय बोल दूं या उसको फोन दूं, आप खुद ही बोल दो। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। 30 लाख? उतने पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ 12 लाख है। आप भी ना बेटी की फिरौती दे रहे हो या मच्छी मार्केट में रावस खरीदने आए हो? भगवान के लिए मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं।
मैंने तो उसे पैसे दे दिए थे सर, फिर वो मेरी बेटी को क्यों मारेगी? पैसे मिल गए, मैं सबूत तो मिटाना ही था। आपको उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे। कम से कम आप पुलिस को इन्फॉर्म तो करते। वो मेरी बेटी को मार डालते। तो अब क्या किया उन्होंने? मारी तो डाला। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है। सर, नेहा की पीएम रिपोर्ट आ गई। तो रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की पीठ पर 2 वार किए गए थे, चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से। मरने के लगभग 24 घंटे पहले उसके साथ रेप भी किया गया। उनका टाइम क्या है? हम दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच। रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात है, नेहा प्रेग्नेंट थी, मां बनने वाली थी। तो ये हो सकता है कि ये मर्डर उसी आदमी ने किया हो जिसका ये बच्चा है, और ये किडनैपिंग का पूरा नाटक पुलिस को गुमराह करने के लिए किया हो। आपको क्या लगता है? हो सकता है। नेहा के माँ बाप का कुछ और ही कहना है। कहना क्या? उनके हिसाब से नेहा बहुत ही सीधी सादी और ट्रेडिशनल लड़की थी, लेकिन उसकी सोशल मीडिया साइट्स और ईमेल्स कुछ और ही कहते हैं। उन पर कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं। और नेहा डेटिंग साइट पर भी थी। एक लड़के से उसकी खास बातचीत होती थी, कार्तिक, जिसका आईपी एड्रेस निकलवाया गया है। एक बात बताओ शिरके, नेहा के मर्डर के बाद उसके लास्ट कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन किडनैपर की लोकेशन मिल गई है जहां से उसने सुनील को फोन किया था। किडनैपर के लोकेशन के अकॉर्डिंग नेहा के फोन की लोकेशन और कार्तिक के फोन की लोकेशन दोनों सेम है। तो क्या कार्तिक ही किडनैपर है? क्या मुंबई वाकई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है? ये सवाल अचानक उठ खड़ा हुआ जब साल 2019 में मुंबई में महिलाओं के साथ अपराध के ऐसे ही घिनौने केसेस ने शहर को हिला दिया था। पुलिस पर केस सॉल्व करने का प्रेशर था, पर यह केस इस कदर उलझा हुआ था कि पुलिस भी हैरान थी। The number you are trying to call is currently not reachable. कार्तिक कहाँ रह गया यार? एक्सक्यूज मी, ये कार्तिक यहीं रहता है ना? हाँ, यही रहता है। अभी कहाँ मिलेगा? अगर अभी वो यहाँ नहीं है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होगा। पास वाली सोसाइटी में रहती है, फ्लैट नंबर 504। निम्बी? हाँ जी। क्यों लेकर आए हो? इतना तो बता दो। सर 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अब क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पे? तुमने नेहा को किडनैप किया और उसके पिता को ब्लैकमेल कर रही थी। क्या 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 बोल रहे हो आप? ब्लैकमेलिंग, किडनैप? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। कार्तिक बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? कार्तिक ने नेहा से डेटिंग ऐप पर फ्रेंडशिप की थी, चैट करते थे वो। नेहा के मोबाइल पर लास्ट मैसेज कार्तिक के मोबाइल से, और उस दिन नेहा के मोबाइल से जो रैंसम कॉल्स आ रहे थे ना, तो तुम्हारे लोकेशन के थे। कार्तिक ने दोस्ती की। मैसेज किसने किया? कार्तिक ने। तो अब डिम्पी को क्यों उठाकर ले आए हो? मैं तो खुद कार्तिक को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। कार्तिक की लोकेशन ट्रेस हो गई है, जयपुर में वो। जयपुर? वहां तो उसकी मामी रहती है। कार्तिक जी, चल। पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? कौन से पैसे? रिका में अंदर चेक करो। सर अंदर, सर अंदर कुछ भी नहीं है सर। सर कुछ भी नहीं है सर अंदर। आप अभी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। सर ये बैग मिला अंदर, उसमें काफी सारा पैसा है। क्या ये? सर ये मेरे नहीं है सर। तेरे नहीं है? ले चलो इसे। ये मेरा नहीं है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। कुछ नहीं किया। शिरके दिखाओ इसको। पिछले 5 महीने से तुम नेहा के साथ चैटिंग कर रहे थे, फिर तुमने उसको मिलने के लिए बुलाया। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया और हमें गुमराह करने के लिए किडनैपिंग का ये पूरा नाटक रचा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ मैडम, ये ऐसे नहीं मानेगा। शिरके गया सर बता दो सर।
सर नेहा और मैं कई महीने से चैटिंग कर रहे थे, तो नेहा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हाय नेहा, हाउ आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? सर नेहा के अकाउंट से कोई और ही चैटिंग कर रहा था, ये बात मुझे बाद में पता चली, और डिम्पी को पता चल गया था कि मैं नेहा से मिलने भी गया था। इसी बात पर ये मुझसे लड़ी भी थी। ये क्या कर रहा था तू? मेरे होते हुए तो किसी और की तरफ आंख उठाकर देख भी कैसे सकता है? हाँ, फिर डिम्पी ने ही मुझे आइडिया भी दिया था। पैसे चाहिए, तेरी आइटम को किडनैप करते। क्या क्या बकवास कर रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता, ये झूठ बोल रहा है। नाटक नहीं, मुंह बंद कर अपना। सर मैं नेहा को सॉरी बोलने के बहाने उसके कॉलेज के बाहर भी गया था। सर नेहा, आई एम सॉरी, वो शायद तुम्हारे अकाउंट से कोई और चैट कर रहा था तो मुझे पता नहीं लगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, तुम्हें पहले ही आइसक्रीम खानी पड़ेगी, तभी मुझे पता लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे नहीं, तुम्हें खानी ही पड़ेगी। ये लो। क्या अभी? नेहा, नेहा क्या हुआ तुम्हें? नेहा, संभालो अपने आप को, ठीक हो तुम? इधर आओ, चलो चलो इधर, ध्यान से संभालो अपने आप को। झूठ बोल रहा है ये सर। उस दिन आप लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर किया है ना तो सिर्फ समाज सेवा। और जब मैं वापस गई हूं ना तो ये नेहा के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। और सर इसी के कहने पे मैंने नेहा के बाबा को फोन किया था, लेकिन फिर दूसरे दिन इसने नेहा के साथ रेप किया। सर मैंने तो वीडियो भी बनाई, आप चाहिए तो आप देख लो। सर ये झूठ बोल रही है सर। सर इसके कहने पे मैंने उसका रेप किया था सर। मैडम के पिताजी सिर्फ 12 लाख दे सकते हैं, नुकसान तो पूरा करना पड़ेगा ना। तुझे बंदी चाहिए थी ना, जायश कर। कैसी बात कर रहा है ये? सर मैं एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की का रेप करवाऊंगी क्या? ऊपर से ये बॉयफ्रेंड है मेरा दिल जलता था, इसलिए जब ये पैसे लेने के लिए गया तब मैंने नेहा को भगा दिया। जा, और सुन तेरा फोन, जा। कितना भड़का था ये मेरे ऊपर सर। तूने उसे भगा दिया? अरे तू पागल हो गई है क्या यार? मैंने उसके साथ रेप किया था, मैं मारा जाऊंगा। और फिर सर पैसे मिलते ही इसने नेहा को मार दिया। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है सर। सर मैंने तो इसे कहा था तो मेरे पैसे भी ले ले और उस लड़की को खत्म कर दे। और मुझे जैसे ही पैसे मिले मैं अपनी मामी के घर चला गया। वो खून इसी ने किया सर, इसी ने खून किया था। झूठ बोल रहा है, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है सर। इसने वादा किया था कि ये मुझे पैसे देगा, लेकिन इसने पैसे नहीं दिए तो मैं अपना बिजनेस करने चली गई। आपको चाहिए तो आप उस क्लाइंट से पूछ लो जिसको मैंने उस रात चूना लगाया था। तुम दोनों कहानियां बहुत अच्छी सुनाते, अब इल्जाम एक दूसरे के सर पे डाल रहे हो। हाँ गुप्ता मैडम, जब तक ये दोनों सच ना बोले दोनों को अंदर लेके फोड़ते रहो। सर पहली नजर में ये केस बिल्कुल ही ओपन एंड शट केस लग रहा था। डिम्पी और कार्तिक ने पैसों के लिए कार्तिक ने उसका बलात्कार किया, और फिर पैसे मिल जाने के बाद दोनों ने मिलकर, या फिर सिर्फ कार्तिक ने नेहा की जान ले ली। डिम्पी ने जिस क्लाइंट की ठगी की बात की, पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो बिल्कुल ही मुकर गया और बोला कि हत्या वाली रात वो डिम्पी से मिला ही नहीं था। पुलिस को पक्के तौर पर लग रहा था कि डिम्पी झूठ बोल रही है। पुलिस के पास 2 प्राइम सस्पेक्ट थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि उन दोनों में से एक ही नेहा का खूनी है। लेकिन नेहा की कहानी खुलने के साथ अभी कुछ ऐसी परतें खुलनी बाकी थी जिससे ये केस पूरी तरह से उलझने वाला था। नेहा ने उस दिन फोन किया था मुझे। हेलो मयूरी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर के बाहर हूँ, घर के अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, वो मुझे जान से मार देंगे। तो प्लीज मेरे पास आ जा अभी। नेहा ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी और उसे बहुत डर लग रहा था कि इस हाल में अगर वो घर जाएगी तो उसके पापा उसे जान से मार देंगे। उन्हें लगेगा कि उसकी किडनैपिंग और उसका रेप उसकी खुद की वजह से हुआ है। सर उसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसा क्या कहते थे वो? अरे नेहा लेट हो रहा है यार, जल्दी कर। हाँ आई, तू बिना 5 मिनट रुक नहीं सकती। आई मैं कैसे?
लेकिन उसके पापा ने उसे कभी जीने ही नहीं दिया। क्या तुम्हें पता था नेहा प्रेग्नेंट थी? उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? मैम वो नहीं पता, और मैंने उससे बहुत बार पूछा भी, पर वो हमेशा टाल देती थी। तुम्हें पता है वो किस डॉक्टर के पास जाती थी? डॉक्टर कदम। मैडम, ओ खूबसूरत वाली मैडम, सुनो ना, बात करनी है, आओ तो। मैडम सुनो ना, दिल बहुत घबरा रहा है, दुखी सी हो रही है, समझ रहे हो? एक सुट्टा लगाने दो ना। सुट्टा तो हम तुझे लगाएंगे और गिनेंगे भी नहीं। अरे यार, बात जाने दो इसे, कि जमानत हो गई। तुम्हारी जमानत हो गई है, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है शहर से बाहर मत जाना। अरे सर, सुबह शाम हाजिर हो जाऊंगी, आप इशारा तो करो। वकील साहब, आप ही तो मेरी नैया के खिवैया हो। हाँ सर, आई थी नेहा मेरे पास यहाँ। तो फिर आपने नेहा की प्रेगनेंसी के बारे में उसके घर वालों को बताया? एक्चुअली सर नेहा ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने उसके पापा को बता दिया था। नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। ये मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी नेहा नहीं है। मेरी बेटी जिंदा है, मेरी नेहा जिंदा है। तो आपको यह यकीन है कि वो आपकी बेटी नेहा नहीं है? वो मेरी बेटी नहीं थी। क्यों? मेरी बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। फिर तो आपको यह भी पता नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट थी। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं थी। मेरी बेटी ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकती थी। वो आपकी बेटी ही थी, और ये बात आप भी जानते थे। आप ये जानते थे कि उसके हाथ पर टैटू है, आप ये भी जानते थे कि वो प्रेग्नेंट है, और आपके हिसाब से उसका प्रेग्नेंट होना एक नीच हरकत थी, और इस नीच हरकत के लिए आपने अपनी ही बेटी का मर्डर कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? सच, और इस सच का सबूत भी है हमारे पास। आप खुद मानेंगे, आपसे मनवाया जाए। हाँ, मुझे पता था, लेकिन मैं क्या करता? मेरा मन तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। वो आपकी बेटी ही थी। मयूरी के कहने पर और उसकी कॉल लोकेशन से यह पता चलता है कि नेहा उस रात घर से बाहर थी। हो सकता है वो घर पर आई हो, आपको गुस्सा आया हो, और गुस्से में आपने उसे मार दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही किया। उस दिन बैंक से आपने 15 लाख रुपए निकाले थे, जिसमें से 12 लाख अपने किडनैपर को दिए, और बाकी के 3 लाख क्या किया उसका? वो खर्च हो गए, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। ऐसा है कि जब बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो सहारे के लिए अपने माँ बाप के पास जाते हैं, लेकिन अगर एक बाप अपनी बेटी का मर्डर करता है तो बुरा होने पर बच्चे किसके पास जाएंगे? ये देखिए सर, आदमियों को लूटते लूटते ये तो एटीएम लूटने चली गई। हिम्मत है इस लड़की में। गलत काम करने के लिए हिम्मत नहीं लगती, सही काम करने के लिए, सच के साथ खड़े होने के लिए हिम्मत लगती है। सर, नेहा के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर थे मैंने सभी पे बात की। नेहा ज्यादातर लोगों से नॉर्मली बात करती थी, लेकिन सर उसके फोन रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जो 2 हफ्तों से बंद है। 2 हफ्ते पहले नेहा और उस नंबर पे बहुत ज्यादा बातें हुई। इसका नंबर किसी अमन शिंदे के नाम रजिस्टर्ड है। उसका एड्रेस निकलवा। सर उसके मुंबई वाले एड्रेस पे मैंने पता किया है। 2 हफ्ते से वो घर नहीं आया है, पुणे का रहने वाला है।
हाँ सर, ये सच है कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ। करता हूं नहीं, करता था। नेहा मर चुकी है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है सर? सिंपल है, नेहा ने तुम्हें ये बताया कि नेहा तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तुम्हें ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए था लाइफ में, और इसलिए तुमने नेहा का मर्डर कर दिया है ना? सर, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि नेहा के साथ ऐसा। सर, ये सच है कि उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। नेहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अमन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर पापा को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं खुद तेरे बाबा से बात करूंगा, ठीक है? हमारी शादी के लिए। तो नेहा से शादी का वादा करके तुम भाग गए, और ऐसे भागे कि अपना फोन भी बंद कर दिया। सर, मैं भागा नहीं था। मेरी आई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं चला गया था। और जाने से पहले मैंने बहुत लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, क्योंकि बार बार कॉल आ रही थी, इसलिए मैंने फोन बंद कर रखा था। सच तो ये है कि जब तुम्हें पता चला नेहा प्रेग्नेंट है, तुम उसे छोड़कर भाग गए। फिर तुम्हें ये पता चला कि नेहा डेटिंग साइट पर किसी और के साथ चैट करी, और गुस्से में आकर, मौका देखकर तुमने नेहा का खून कर दिया। मेरी नेहा कभी किसी डेटिंग ऐप पर जा ही नहीं सकती थी। ये सब उस मयूरी के काम है। हमेशा बहन जी बोल के उसे ब्रेन वॉश करती थी। इनफैक्ट वो तो हमेशा मुझे कॉल करती रहती थी, कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती। लेकिन सर, मैंने नेहा के अलावा कभी किसी और की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। सर, अमन का कहना सही था। सर, जिस आईपी एड्रेस से नेहा का डेटिंग अकाउंट एक्टिव था, सर, वो आईपी एड्रेस मयूरी के नाम रजिस्टर्ड है। और सर, मयूरी के फोन रिकॉर्ड से यह पता चला है कि मयूरी बार बार अमन को फोन करती थी। इतना ही नहीं सर, उसकी लोकेशन के हिसाब से यह पता चला है कि जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ, उस दिन उसके फोन की लोकेशन नेहा के घर के आसपास थी। हाँ, मैं उसकी डेटिंग प्रोफाइल हैंडल करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लाइफ में थोड़ा फन करे और किसी लूजर के लिए अपनी लाइफ बर्बाद ना करे। नहीं, तुम ये चाहती थी कि नेहा की सेटिंग किसी और के साथ हो जाए, क्योंकि तुम खुद अमन से प्यार करती थी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। नेहा एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की थी, लेकिन तुमने उसे बहन जी करके मॉडर्न बनना सिखाया, उसे मॉडर्न कपड़े पहनना सिखाया। डेटिंग साइट पर तुमने उसे रजिस्टर किया। तुम हमें यह बताती रही कि तुम ये नहीं जानती थी कि नेहा किसके साथ डेट कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि तुम बिल्कुल जानती थी। हाँ सर, आप सच कह रहे हैं। नेहा जो थी मेरी वजह से थी। मैंने उसे मॉडर्न बनाया, उसे अच्छे कपड़े पहनना सिखाया, उसे स्मार्ट बनाया। तो फिर अमन उससे प्यार कैसे कर सकता था? उसे तो मुझसे प्यार करना चाहिए था ना। बस इसी बात की जलन हुई तुम्हें, और तुमने मार दिया नेहा को। उस दिन नेहा ने तुमसे मदद मांगी थी। मदद करने के बहाने तुम उसके घर के पास गई, उसे अपने साथ ले जाकर उसको मार दी। लेकिन मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं उसके घर गई जरूर थी, पर वो वहां थी ही नहीं, और मुझे लगा कि वो अपने घर चली गई है। उसके पापा की वजह से मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर सकूं, लेकिन मुझे इतना सा भी यकीन नहीं। गुप्ता मैडम, आप अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, और ये भूल कर पूछताछ कीजिए कि ये लड़की है, 2 लाफे मारिए इसको। सर, पर मैंने कुछ नहीं किया है। 1 मिनट सर। सर, नेहा के बाबा के कॉल डिटेल्स में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर। जिस दिन नेहा गायब हुई, उसने उसे 4 बार फोन किया था, और नेहा के गायब होने के दिन से ये दोनों टच में। साहब, वो नेहा के बाप ने मुझे 3 लाख रुपए दिए और कहा कि जब नेहा आ जाएगी आज रात को घर पे आना, वही बताऊंगा कि क्या करना है। हाँ, मैंने उसे पैसे दिए थे, लेकिन मेरी बेटी को मरवाने के लिए नहीं, बल्कि उस लड़के को मरवाने के लिए जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया था। पुलिस के पास अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई सस्पेक्ट थे। डिम्पी, कार्तिक, सुनील, मयूरी और अमन। लेकिन इनमें से असली मुजरिम कौन था, यह पता नहीं लगाया जा सका था। इन सब के पास हत्या करने का मोटिव था, लेकिन पुलिस के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। लेकिन अभी इस केस में कुछ ऐसे मोड़ आने बाकी थे, जिसकी वजह से इस केस की गिनती साल 2019 के ऐसे चुनिंदा केसेस में की जाती है, जिसने अपराधी का एक अलग ही चेहरा दुनिया को दिखाया। अभी तो कैमरा देखते तो मन करता है कैमरा तोड़ दूं। हाँ, मैं
आदमियों को लड़की देने के बहाने बुला के उनसे पैसे लेती थी, पर ये फ्रॉड है, समाज सेवा है ना। आपको ठगी लगती है, आपको तो लगेगी आप तो मर्द हो। तो क्या ये बात सच है कि आपने एटीएम लूटा था? लूटा नहीं, लूटने की कोशिश की थी, लेकिन लूट लेती तो सही था ना। मेरे को पैसे मिल जाते और आपको बड़ी न्यूज मिल जाती। आप ऐसा क्यों करती हो? दिल्ली में माँ बाप हमेशा डांटते रहते थे, ये मत करो वो मत करो, तो मैं भाग के आ गई घर से। तब जो दिल करता है वो करती हूँ। घर से तो भाग गई थी, लेकिन जेल से कैसे भागोगी? सर आपने उस लड़की का वीडियो देखा? कैसी लड़की है, क्या परवरिश मिली है उसे। असस होता मैडम, बिगड़ते बच्चे हैं और गाली परवरिश को मिलती है। एनीवे, केस में कोई इंप्रूवमेंट? कुछ खास नहीं, फ्यू सस्पेक्ट्स है लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं। सर मुझे तो कार्तिक के ऊपर ही शक है। कार्तिक का डीएनए नेहा के ऊपर मिले सीमेंट से मैच करता है। हाँ, लेकिन रेप करने की बात तो वो खुद भी कबूल कर रहा है। सर इसके कहने पे मैंने उसका रेप किया था सर। लेकिन मर्डर के टाइम तो कार्तिक जयपुर की ट्रेन में था। कार्तिक, क्या हुआ? एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जयपुर गया ही नहीं। मर्डर के टाइम उसने अपना फोन किसी और के हाथ भिजवा दिया हो और खुद बाद में जयपुर चला गया हो। लेकिन डिम्पी जिस आदमी की बात कह रही है, आपको चाहिए तो आप उस क्लाइंट से पूछ लो जिसको मैंने उस रात चूना लगाया था। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसे किसी लड़की के नाम पे बुलाया था। हो सकता है वो झूठ बोल रहा या फिर सच भी। मयूरी नेहा के घर के आसपास थी और मयूरी के पास सॉलिड मोटिव था। लेकिन मोटिव तो अमन के पास भी था। नेहा उस दिन अपने घर के पास आई, वहां से उसे कोई ले गया, उसका मर्डर किया, उसकी बॉडी को एक सूटकेस में भरा और उसके घर से 4 किलोमीटर दूर जंगल एरिया में उसकी बॉडी को फेंकवा दिया। अब जिसने भी ये किया है वो चलकर तो वो लास्ट 4 किलोमीटर दूर नहीं ले गया होगा, उसने जरूर किसी व्हीकल का इस्तेमाल किया होगा। और अपने जितने भी सस्पेक्ट्स, डिम्पी, मयूरी, सुनील, कार्तिक और अमन, इनमें से किसी के भी पास गाड़ी नहीं। हो सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया हो। एक काम करना शिरके, ये जितने भी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं उन सब के घर के बाहर जितने सीसीटीवी कैमरास हैं उन सब की फुटेज निकलवाओ पिछले 1 हफ्ते की। सर सभी सस्पेक्ट के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आ गई, लेकिन डिम्पी के घर के बाहर की सीसीटीवी कैमरे में प्रॉब्लम है, पिक्चर क्वालिटी साफ नहीं है सर। पर सुनील के घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बाकी के लोगों घर के बाहर था, ये वहां की फुटेज है। पिछले 7 दिनों से सभी सस्पेक्ट ऑटो का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए सर, जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ उस दिन डिम्पी ने भी ऑटो लिया, यहाँ तक कि कार्तिक और मयूरी ने भी। मयूरी ये कह सकती है कि वो ऑटो से नेहा को ही मिलने गई थी, डिम्पी अपने किसी क्लाइंट से और कार्तिक स्टेशन। ये सभी के सभी अपने डिफेंस में ऐसा कुछ कह सकते हैं। हमें कोई और पुख्ता सबूत चाहिए। सीसीटीवी में इनमें से कोई वो बैग ले जाता हुआ भी नहीं दिख रहा जिसमें बॉडी मिली थी। एक हफ्ता एक ही ऑटो? तू गया था उस दिन वहां? हाँ मैडम। कौन था तुम्हारी ऑटो में? तुम्हें वो ऑटो वाला याद है जिसे तुमने मंथली किराया देकर रखा? तुम जहां भी जाती हो उसी की ऑटो से जाती हो। लड़कियां सप्लाई करने के नाम पर जब तुम लोगों को उल्लू बनाती हो तभी भी वही ऑटो यूज करती हो। जब तुम एटीएम लूटने जाती हो तभी भी वही ऑटो यूज करती हो। और नेहा के मर्डर के बाद जब तुमने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया तब भी तुमने वही ऑटो यूज किया। तुम्हें यहां बुलाने से पहले उस ऑटो वाले को बहुत तोड़ा और उसने सब कुछ बोल दिया, तो अब तुम भी बोल दो। मुझे मालूम था आप लोग सीसीटीवी चेक जरूर करोगे, इसलिए मैंने ऑटो वाले से लाश को ठिकाने लगाने के लिए बैग मंगवाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की का रेप करवाया तुमने। तुम जानती हो रेप क्या होता है? कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं, कोई हाथ भी लगाता ना तो घिन आती है।
लेकिन पैसों के लिए तुम वहीं पर नहीं रुकी, तुमने खून भी करवाया। शर्म आती है तुम पर, डिम्पी शर्मा। इस केस को मीडिया में बहुत उछाला गया। कैसे कोई अपनी दोहरी जिंदगी की वजह से मौत के साए में सो गया, कैसे आज हम इंटरनेट पर धड़ल्ले से दोस्त बनाते हैं, और कैसे कुछ लोगों को अपनी इस दोस्ती का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। अगर इस केस को हम एक लाइन में समेटने की कोशिश करेंगे तो शायद यही कहेंगे, कुछ फूल डाली से बिछड़ गए, कुछ पैरों तले रौंदे गए, तो कुछ गलत राह पर चले गए। शायद नेहा के साथ यह सब होता ही नहीं अगर वो ऐसी दोहरी जिंदगी ना जीती, अगर उसके पिता सुनील उसे दुनिया से बचाने के लिए उस पर अनुशासन का पहरा लगाने की बजाय उसे एक दोस्त की तरह से प्यार से समझाने की कोशिश करते। शायद मयूरी को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से प्यार की उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उसके पिता वक्त निकालकर उसे समझ सकते, समझा सकते। और शायद डिम्पी के हाथों इतना बड़ा पाप नहीं होता अगर उसके माता पिता उसे प्यार से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते। हमारा बचपन, हमारी परवरिश हमारे आने वाले कल को तराशते हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बच्चे, लड़के, लड़कियां सब बदल रहे हैं, और ऐसे में माता पिता उन्हें पुरानी धारणाओं में जकड़ कर नहीं रख सकते। उन्हें भी बदलना होगा, उन्हें दोस्ती करनी होगी अपने बच्चों से। अपने बच्चों को उन्हें सही और गलत का फर्क करना सिखाना होगा। सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जी कहिए। सर हमारे साथ रेप हुआ है। व्हाट? पानी पीजिए। अब आराम से हिम्मत रखिए, बताइए क्या क्या हुआ। सर, सुनील अग्रवाल के घर पे हम नौकरानी का काम करते हैं, रोज की तरह आज भी साफ सफाई कर रहे थे, और फिर ओए मानसी, अच्छा क्या आप इन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन ले आए? इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। शर्मा मैडम, इन्हें हॉस्पिटल ले जाके इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। जी सर। पांडे सर, इनकी FIR लिख लो, और ये सुनील अग्रवाल, इसे जरा थाने बुलाओ। कौन आया है? सर जी, मानसी झूठ बोल रही है। आप ही सोचिए, मैं भला अपनी मेड का रेप करूंगा, वो भी इस उम्र में। सर जी, आई एम 62 ईयर ओल्ड। मुझे ये बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बचा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी वाइफ से पूछ लो। सर, ये एकदम सच बोल रहे हैं। देखिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। अरे अग्रवाल जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे ये क्या जबरदस्ती है? मिस्टर सुनील अग्रवाल और मानसी, आप दोनों की मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है। मानसी की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मानसी पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव है। डॉक्टर्स का मानना है कि मानसी के प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह के सीमेन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। जहां तक मिस्टर सुनील अग्रवाल का सवाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का मानना है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स करने की क्षमता खो चुके हैं, यानी कि मेडिकली वो किसी का रेप नहीं कर सकते। सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल की मेड ऐसी होती है, मोटी पार्टी देखी नहीं कि पैसे अट्ठे के चक्कर में रेप तक के झूठे इल्जाम लगा देती है। क्या मतलब है आपका? मेरी बहन झूठ बोलेगी? हाँ, मेरे पति कभी किसी का रेप नहीं कर सकते, और इसे तो वो बेटी की तरह मानते हैं। झूठ बोल रहे हैं ये दोनों मिलके। सर, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा रेप हुआ ही नहीं है, बल्कि तुमने पैसे हटने के चक्कर में अपने मालिक मिस्टर सुनील अग्रवाल पर झूठा आरोप लगाया। सर, ये गलत है। ये झूठ बोल रहा है आदमी। क्या झूठ है क्या सच है अभी पता चल जाएगा। यादव सर, जरा लेकर आओ उसे। ओके सर। जी हाँ, इसका नाम है मनोज, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब तुम खुद अपने भाई को बताओ कि मनोज और तुम्हारे बीच में शारीरिक संबंध है या नहीं। बोलो, क्या पूछना है इंस्पेक्टर साहब? संभालिए। मानसी, दरवाजा खोलो। मांस,
मानसी। भैया ये सच है, हमारा मनोज के साथ रिश्ता है, पर ये भी सच है कि हमारा बलात्कार हुआ था, लेकिन आपने, पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी, हमको ही गुनहगार बता दिया। अब हम नहीं जीना चाहते। आपकी बहन मानसी। मानसी ने सुसाइड किया, इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है क्योंकि मानसी ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि उसका बलात्कार हुआ था। साफ साफ बताइए कि माजरा है क्या? माजरा कुछ भी तो नहीं सर। माजरा क्या हो सकता है मतलब? सर ले आओ। सर ये बेड के नीचे 2 बॉक्स मिला है और देखिए इन बॉक्सेस में क्या मिला है। सेक्स टॉय भी रखा है सर। तो माजरा ये है, इससे आपने मानसी का रेप किया था। जवाब दीजिए। सर मेरे पति ऐसा किसी के साथ कर नहीं सकते सर। आप प्लीज चुप रहिए। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप अपने पति की तरफदारी कर रही हैं। मेरे पति ऐसा कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते। आप शांत रहिए। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है, मैं ही दोषी हूँ। मानसी ने मेरे कारण सुसाइड किया। I don't know responsible। सुनील! नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों से हमारा व्यवहार होता है उन पर भरोसा करना लाजमी है, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है जो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मानसी ने सुनील पर भरोसा किया और उसका दिया हुआ शरबत पी लिया। नतीजा ये हुआ कि वो सुनील द्वारा अननेचुरल यानी कि अप्राकृतिक तरीके से किए गए रेप का शिकार बन गई। पुलिस को सुनील के घर पर वो 2 बैग मिलने पर सुसाइड करना इस बात को साबित करता था। ये एक अजीब केस था जहां पर पीड़ित और प्रताड़ित दोनों ने ही आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के केस क्लोज करने के बाद भी ये मामला तकरीबन 1 महीने तक मीडिया में चर्चा और वाद विवाद का विषय बना रहा। शहर के समाज सुधारकों के एक खेमे ने सुनील अग्रवाल और मानसी गोस्वामी की आत्महत्या के लिए पुलिस को दोषी ठहराया, जिसे पुलिस महकमे ने बेबुनियाद बता दिया। इतने हो हल्ले और हंगामे के बाद यह केस यहां बंद हो चुका था, लेकिन क्या वाकई में ये इस केस का अंत था या फिर ये एक बड़े केस का एक छोटा सा हिस्सा था? जल्दी आओ। वृंदा, 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 अरे कहां चली गई? साहब मैसेज चेक करो। वीडियो क्यों बनाया तूने और ये मुझे क्यों भेज रही है? तो 5 लाख, और अगर नहीं दिया ना तो तुम्हारी बिल्डिंग में वॉचमैन, धोबी, माली, हर एक फ्लैट वाले को ये वीडियो भेज दूंगी, समझा? अच्छा तो तू 24 घंटे तेरे पास रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैं करिश्मा। करिश्मा? ओ हाँ हाँ करिश्मा, आ जाओ आओ, अंदर आओ बेटा। अरे खुशी,
वो डोमेस्टिक हेल्प आ गई है करिश्मा। आओ बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठो। देखो काम मैंने फोन पे तुम्हें समझा दिया है, बस हम 2 लोग हैं। सर काम कब से शुरू करना है? वो हम सोच रहे थे आज से ही कर देते। क्या है ना, हमारी माँ हमारे रहते दूसरों के घर में काम करती है, उनको अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमारे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके पास कोई नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? भले घर की लगती है, रख लो। ठीक है बेटा, तुम आज से काम शुरू कर दो। थैंक यू साहब। अरे ऐसे आओ, मैं तुम्हें किचन दिखा दूं, आ जाओ। क्या बात है साहब, जल्दी इंतजाम कर लिए पैसे का। लो रब है ना, सब देख रहा है, तो तेरा भला नहीं होना कभी। ये पैसे मैंने अपने पोते की पढ़ाई के लिए रखे थे, समझी? बैंक पढ़ाई के लिए लोन बांट रही है, टेंशन मत लो आप। जाके पोते का ध्यान रखो, जाओ। अरे जाओ। कहाँ? अरे क्या बात है? हाँ? ये देखो, मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लाई है? समोसा और जलेबी। पैसा कहाँ से मिला रे? अरे जिनके काम करती हूँ उन्होंने दिए। बोलो समोसा जलेबी खाएगा? ये देख। हे जगली भाई, तेरा नौकरी ऐसे ही चलत रहे, जिससे हमरे मोनू का इलाज अब पढ़ाई भी नहीं में जाए, घर भी चलत रहे। बस इतने, बाकी के पैसे का इतने ही मिले। मामा से होशियारी है, बाकी के पैसे देना। इतने ही मिले मामा। मुझे पता है पैसे का। हाँ मामा इतने ही मिले। मामा अच्छा दे रही हूँ। इसके मुझे भी दे दे। ताकि तू भाग जाए हैं? अरे तेरे माँ बाप ने जब तेरे को घर से बाहर निकाला ना, तो इस मामा ने आसरा दिया तेरे को। चल दबा जा। हाँ बस निकल रही हूँ मैं। आई। ओके बाय। सुनो, कैसी लग रही मैं? और अच्छी, हमेशा की तरह। ठीक है, मैं डॉली की किटी पार्टी में जा रही हूँ और मुझे आने में लेट हो जाएगा। हाँ बाय बाय। अरे करिश्मा बेटा, ये जूस पी लो। नहीं साहब। कितना काम करती हो तुम, इसके पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी। लो बेटा लो। अरे लो, पियो। शाबाश। अरे आ गई तू, खाना लगा दे। करिश्मा, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है का? चाय पिएगी? चाय बना दे। हाँ, हमारा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं, हम कल से नौकरी पे नहीं जाएंगे। उन लोगों ने डांट दिया का? देख बेटा, अब जो लोग इतना सामान पैसा सब दे रहे हैं,
अगर कभी कोई 4 बात बोल दे ना, दिल पे मत लगा। देख, तू नौकरी छोड़ देगी तो फिर मोनू का क्या होगा? फिर जल्दी इतना अच्छा काम नहीं मिलता है बेटा। ये हमारी बात मानना, जो भी वो लोग कहें सब अनसुना कर दे। फिर ये सब ठीक हो जाएगा। तो काम पे नहीं जाएगी तो घर कैसे चलेगा रे? बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल सही समय पे आई हो। ये है तुम्हारा नया शिकार। कुछ दिन इसका पीछा करो, देखो तो सही समय पे किल ठोक दो। नमस्ते, मैं धीरे जरूर आऊँ। क्या लेंगे आप मालिक? चाय पानी? अरे नहीं, कुछ तकलीफ मत कीजिए आप। ये आपका बेटा है? हाँ। बेटा जरा यहाँ आना। क्या मुस्तिकर साहब? ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। हाँ, जा बाहर खेलो, जाओ। ये लीजिए बैच, ये आप लोगों के लिए कुछ गर्मा गर्म जलेबी और नमकीन है। और हाँ, ये आपके लिए साड़ी। हमारे लिए साड़ी? हाँ लीजिए। करिश्मा नजर नहीं आ रही। हाँ, करिश्मा घर पे ही है, हम अभी बुलाते हैं। करिश्मा। हाँ माँ। बेटा भाग क्या ना, दिखते नहीं पानी का है। कैसी हो करिश्मा? बेटा कल काम पे नहीं आई तुम? मालिक, इसका ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन कल से आएगी। हाँ, कल से आएगी काम पे। वो तो ठीक है। करिश्मा के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ऑफर है। क्या है बहन जी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपने बहू बेटे के पास दुबई भेज दूं। दुबई? अरे जरा सोचिए बहन जी, यहाँ का 20 रुपया मतलब वहां का 1 रुपया, मतलब इसकी पगार 20 गुना बढ़ जाएगी। और हर 3 महीने में हम उसे आपके पास भेज देंगे मिलने के लिए, और आपके और आपके बेटे की देखभाल के लिए तो हम है ही यहाँ पर। कहिए क्या ख्याल है आपका? अच्छा ये लीजिए, ये एडवांस। मालिक, आप तो देवता आदमी है। ऐसा कुछ नहीं। करिश्मा, ये तो किस्मत है, इतने अच्छे आदमी के काम करने को मिला। खुशी अग्रवाल जो दूसरी शादी के बाद अब खुशी अरोड़ा बन चुकी थी, उसका यह पति भी दरिंदा था। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे भी कोई और रहस्य था? ऐसे में करिश्मा के शोषण का सिलसिला कब खत्म हुआ? खुशी और वैशाली को करिश्मा के साथ हो रहे अत्याचार का पता चला भी या फिर नहीं? मैडम, मैडम, चेक करो, देखो आप। आप काफी स्वेलिंग है, हो सकता है जोर से वार किया। टेरेस और बिल्डिंग के आसपास अच्छी तरह से छानबीन करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। अगर कातिल ने कत्ल यहाँ किया है तो हो सकता है मर्डर वेपन यहीं कहीं उछाल के फेंका हो। सर, आप लोगों में सबसे पहले किसने देखा भाई? सर मैंने। आपने बॉडी के आसपास कुछ देखा? नहीं सर, कुछ नहीं। आप लोगों में से कोई इसे पहचानता है क्या? नमस्ते सर, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैंने इन सब से बात कर लिया, मगर हम में से किसी ने इस लड़की को इस सोसाइटी में कभी नहीं देखा। एक बात बताइए, आपके सोसाइटी में सीसीटीवी काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। हमें पिछले 2-3 दिन के सीसीटीवी फुटेज चाहिए हो। मिल जाएंगे सर। सर ये देखिए, सर पाँव के पास ये हेयर स्टाइल मिला है और ये हेयर कलर विक्टिम के हेयर कलर से काफी अलग है।
सर मैंने पूरी बॉडी चेक की लेकिन कहीं कोई निशान नहीं है और बॉडी के आसपास खून के धब्बे भी नहीं है। बाल का डीएनए विक्टिम के डीएनए से मैच करवाओ और बॉडी एक बार फिर से चेक करो, देखो कहीं कोई निशान तो नहीं। सर। संदीप, बॉडी का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और उससे पहले इसकी फोटोग्राफ्स लेके सोसाइटी में दिखाओ, देखो कोई पहचानता है क्या। अगर यहाँ कोई ना पहचाने तो आसपास की सोसाइटीज में दिखाओ, वहां भी अगर कोई ना पहचाने तो सोशल मीडिया पे डालो उसकी फोटोग्राफ और इस एरिया के रहने वाले लोगों में विक्टिम का फोटोग्राफ सर्कुलेट करो। हमारे लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम कातिल तक पहुंच सकते। सर आप दोनों से पहचानते हो? नहीं। इसमें दरवाजा खोल बेटा। इसे खाना पीना छोड़ने से कोनो समस्या का हल नहीं निकलता। दीदी अगर तुम भी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इसे खोल दे बेटा। सर उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विक्टिम की मौत 13 तारीख को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में हुई है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें अगले दिन 14 तारीख को सुबह 8 बजे मिली। कुछ समझ में नहीं आ रहा, भरी दोपहर में टेरेस पे मर्डर। सर ये बिलीवेबल नहीं लग रहा। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। विक्टिम की मौत सिर पर कोई भारी चीज लगने की वजह से हुई है। संदीप, इतना तो तय ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। सर मैंने टेरेस, कैंपस, आसपास की बिल्डिंग्स में भी चेक किया लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हम मर्डर वेपन कह सकें। विक्टिम प्रेग्नेंट थी तकरीबन 5 महीने। सर बॉडी देखकर तो ऐसे नहीं लग रहा था। सर विक्टिम की बॉडी पे जो हेयर स्ट्रेंड मिला था उसका डीएनए विक्टिम से मैच नहीं करता है सर, ये देखिए। यादव जी एक काम कीजिए, सोसाइटी में उस दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जिन जिन लोगों की भी मूवमेंट हुई है सीसीटीवी कैमरा में उन सबको आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ क्या उनमें से कोई भी विक्टिम के साथ कनेक्टेड था। ओके सर। सर उस बिल्डिंग में जितने भी लोग एक्सक्यूज मी सर, वेलकम जी आइए। सर मेरा नाम आलोक, मैं आपसे एक जरूरी बात शेयर करना चाह रहा हूं। प्लीज बैठिए पहले आप। जी थैंक यू सर। बताइए क्या जरूरी बात शेयर करनी है आप। ये जो लड़की है, मैं इस लड़की को जानता हूं सर। इस लड़की का नाम वीरेंद्र चौहान, और सर ये मेरे वहां मेड का काम करती थी। सर वो इसने मुझे अपने सेक्स के जाल में फंसाकर मुझसे 5 लाख रुपए ब्लैकमेल के तौर पर बैठे थे। आलोक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्टिम के पेट में आप ही का बच्चा था? मैं तो उस लड़की से 1 महीने पहले ही मिला था। आप इस वृंदा चौहान के कांटेक्ट में आए कैसे? मेरे घर के लिए एक मेड की जरूरत थी तो मैंने मेड एजेंसी वालों को फोन किया। सहेली नाम की एक मेड एजेंसी थी, उन्होंने मेरा नंबर ये वीरेंद्र चौहान को दिया था। आप अपना कांटेक्ट नंबर? जी। वृंदा चौहान का कांटेक्ट नंबर और वो जो एजेंसी का नाम बताया आपने, इसका कांटेक्ट नंबर नम्रता को लिखवा दीजिए। नम्रता जी नंबर ले लो इनसे, आप जा सकते हैं। सर ये आलोक खुद होके आया तो है लेकिन इसकी हर बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्या तो तुम सही रहे हो संदीप। ये वृंदा चौहान के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जिस एजेंसी के बारे में ये आलोक बता रहे थे सहेली, वहां जाकर वृंदा चौहान के बारे में पता करो। सर वृंदा हमारी एजेंसी के साथ 7 महीने से जुड़ी हुई। 2 महीने किसी के यहाँ काम करने के बाद एक दिन रोते रोते मेरे पास। ठीक इतनी चोट कैसे लगी तुझे? मेरे पापा ने आज मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती किया, मुझे भक्ति बेटा। तो अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती? वो कुछ करेगी ना। मेरे मामा मुझसे बहुत नाराज है,
उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं उनके पास नहीं जा सकती दीदी, नहीं जा सकती दीदी, वो एक अलग कहानी है। हम दोनों पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस से बता दे। नहीं दीदी, पुलिस की बात करते नहीं, मामा मुझे घर से निकाल देगा, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रोना बंद कर और ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती? मामा ने बोला था कि उसको पैसे लाके दूंगी ना तो मुझे छुएगा नहीं। दीदी कोई ऐसा जुगाड़ बता दो जिससे कम समय में ज्यादा पैसे कमा सको, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो मेरा मामा मुझे मार देगा या मैं अपनी जान ले लूंगी। फिर मैंने उसे ऐसे लोगों के यहाँ काम करने का आइडिया दिया। वो क्या है ना साहब कि 2 पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। मुझे उन सारे लोगों के नंबर चाहिए जिनके घर पे वृंदा ने काम किया था। हो सकता है उन्हीं में से कोई वृंदा के होने वाले बच्चे का बाप हो और उन्हीं में से किसी ने उसे मारा हो। क्या वृंदा प्रेग्नेंट थी? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वृंदा के पेट में 5 महीने का बच्चा था। सर तो ये जरूर उसके मामा का काम है। जनाब जितना मारना मार लो जनाब, मैं सच कहता हूँ, मैंने इंदिरा के साथ जबरदस्ती जरूर की जनाब, लेकिन मैंने उसका कोई नहीं किया। जबरदस्ती की? जैसे तू जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती नहीं रेप कहते हैं। बता, 13 तारीख को दिन में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कहाँ था तू? जनाब उस दिन मैं ट्रक में सामान लेके हरिद्वार गया था। आप चाहो तो सिंह कंपनी में फोन करके पूछ लो। आइए जनाब। हमें सिखाएगा तू? वो जब इंदिरा जिन बुड्ढों को चूना लगाती थी उनमें से किसी ने मारा होगा जनाब। जिन जिन सीनियर सिटीजन्स के यहाँ पे वृंदा ने काम किया था उन सब ने बयान देने से मना कर दिया। लेकिन संदीप, वृंदा प्रेग्नेंट थी और जाहिर सी बात है उसके बच्चे का बाप इन्हीं में से कोई एक होगा। सर इस बारे में भी हमने उनसे पूछा, लेकिन सबका यही कहना है कि वो लोग प्रोटेक्शन यूज करते थे। सबसे पहले तो ये वृंदा के मामा अतुल चौहान का डीएनए वृंदा के फीटस से मैच कराओ। अगर उसका डीएनए मैच नहीं होता फिर बाकी बचे लोगों का डीएनए टेस्ट करवाओ। सर एक बात और, एजेंसी से मिले नंबर्स में एक नंबर धीरज अरोरा का भी था। इस वृंदा ने कभी धीरज अरोरा के घर पे काम तो नहीं किया, लेकिन फिर उसका अगला टारगेट धीरज ही था। पर हमें वृंदा की बॉडी भी धीरज की बिल्डिंग से ही मिली है। सर हमने उन दोनों से फिर से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने वृंदा को पहचानने से साफ मना कर दिया। मुझे वो 13 तारीख की सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक करेंगे। सर ये देखिए, 3:30 बजे वृंदा चौहान बिल्डिंग में घुसती है। एक मिनट, नंबर पॉज करना, जूम करना था। खुशी अग्रवाल। सर आप इसे जानते हैं? तुमने इसे पूछताछ की थी? जी सर, इनके हस्बैंड से भी पूछताछ की थी, लेकिन दोनों ने इसे पहचानने से मना कर दिया। हस्बैंड? जी सर, धीरज अरोरा। ये धीरज अरोरा। लेकिन सर आप उस खुशी को कैसे जानते हैं? संदीप, करीब 1 साल पुरानी बात है। इस खुशी के पहले पति, इस खुशी का तब खुशी अग्रवाल नाम था और पहले पति का नाम था सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल के ऊपर उनके काम वाली ने बलात्कार का आरोप लगाया था और जब हम उनके घर में बयान की पुष्टि के लिए पहुंचे तो सुनील अग्रवाल का यह कहना था, मुझे यह बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बचा। हमें यह भी पता चला कि उस काम वाली का एक बॉयफ्रेंड भी था। हमने सोचा हो सकता है कि उस काम वाली ने पैसे ऐंठने के लिए अपने मालिक पर झूठा आरोप लगाया हो कि उस काम वाली ने आत्महत्या कर ली। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने अपने सुसाइड नोट में कंफर्म किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कारी कोई और नहीं, वो खुशी अग्रवाल का पहला पति सुनील अग्रवाल ही था। हम उसके बयान की पुष्टि के लिए फिर उनके घर पे गए और छापेमारी के दौरान हमें उन दोनों के घर से सेक्स टॉयज मिले। उन दोनों को थाने लेके आओ। खुशी जी, हम कुछ समय पहले भी मिल चुके हैं। तब आप खुशी अग्रवाल हुआ करती थी और आज खुशी अरोड़ा। कुछ याद है आपको? जी सर। आज आप सेकंड मैरिज करके मूव ऑन कर गई, अच्छी बात है। थैंक यू सर। मिस्टर धीरज, आपका मानना है कि आप वृंदा चौहान को जानते ही नहीं, जबकि वृंदा जिस एजेंसी में काम किया करती थी उस एजेंसी के मुताबिक आपने किसी काम वाली के लिए वहां रिक्वायरमेंट दी थी और उस एजेंसी का यह कहना है कि वृंदा आपके घर में काम करने वाली थी। जैसा कि वृंदा हर मर्द को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया करती थी, शायद आपको भी वो करने वाली थी या फिर हो सकता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं ये बात आपको पता चली हो और आपने वृंदा का मर्डर कर दिया हो? आप क्या कह रहे हैं सर? मैं वृंदा को जानता तक नहीं था। इनफैक्ट आज से पहले उसका नाम भी नहीं सुना था।
हाँ, हर एजेंसी को हमने कांटेक्ट किया था मेड की रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी डिटेल्स भी छोड़े थे वहां, पर हाल फिलहाल हमें मेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ना बेटा, जरा धीरज जी को दिखाओ। मिस्टर धीरज, कल आप अपने ऑफिस से 4 बजे घर लौट कर आए और फिर आधे घंटे बाद अपने घर से चले गए, जबकि हमने पता किया है कि आप अपने ऑफिस से रोजाना 7 बजे के बाद निकलते हैं। सर वो मैं अपने कुछ फाइल्स भूल गया था, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए पर्सनली लेने आ गया था घर। और खुशी जी, आप कल अपने घर से 3:45 पे निकली और ठीक 10 मिनट बाद 3:55 पर घर लौट कर आ गई। सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस पैसे विड्रॉ करने गई थी वहां से। और आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए बैंक का, सीसीटीवी फुटेज होगा, आप वो चेक कर लीजिए। खुशी जी, ये एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं है? 1 साल पहले भी जब हम मिले थे तब भी जुर्म आपके इर्द गिर्द ही हुआ करते थे और आज भी ठीक वही सिचुएशन है। सर इसे मेरी बुरी किस्मत समझ लीजिए या फिर कोइंसिडेंस। ठीक है, फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। संदीप, लगता है खुशी मैडम का हेयर फॉल आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और सर इस बाल का कलर लगभग उस बाल के कलर जैसा है जो हमें क्राइम स्पॉट पे मिला था। मैं चाहता हूं कि तुम इस बाल का डीएनए पहले मिले हुए बाल के डीएनए से मैच करो। मेरी गट फीलिंग ये कहती है ये दोनों बाल एक ही इंसान के हैं और वो इंसान कोई और नहीं, खुशी अग्रवाल और खुशी अरोड़ा ही है। वृंदा का मर्डर एक के बाद एक रहस्यमयी मोड़ ले रहा था। किसने किया था वृंदा का खून? वो सीनियर सिटीजन्स जिनको वृंदा ब्लैकमेल करती थी, या फिर वृंदा का मामा जिसने उसका शारीरिक शोषण किया था, या फिर धीरज अरोड़ा जो वृंदा का अगला टारगेट था। अब इस केस में कुछ ऐसी कड़ियां खुलने वाली थी जो इन सारे रहस्यों पर से एक के बाद एक पर्दा उठाने वाली थी। सर, वृंदा के मामा अतुल चौहान का डीएनए वृंदा के पेट की फीटस के डीएनए के साथ मैच करता है। रिपोर्ट। यानी वृंदा के मामा के पास वृंदा को मारने का मोटिव था, लेकिन बिल्डिंग के उस सीसीटीवी फुटेज में ये मामा कहीं दिखाई नहीं दिया। वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला था उसके डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? वो नम्रता लेके आ रही है। सर, वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला उसका डीएनए खुशी के डीएनए से 100% मैच करता है। ये देखिए। ये खुशी शक्ल से जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं। एक काम करो, ये खुशी के घर का सर्च वारंट निकालो। सर मैं वही चेक कर रहा हूं, थोड़ी देर में फोन करता हूं ना आपको। ओके खुशी। मैं देखती हूँ। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर क्या हो रहा है सर? आप हमें अपना काम करने दीजिए। सर ये देखिए। ये इस पिक में लड़की कौन है? यही रहती है? सर हमने इसे अडॉप्ट किया है, पहले यही रहती थी, अब मेरे बेटे के साथ दुबई में रह रही है। नाम क्या है इस लड़की का? करिश्मा। सर एक मिनट यहाँ आइए, देखिए क्या मिला है। सर मर्डर वेपन तो नहीं मिला, लेकिन ये सब कुछ मिला है। पर सर ये देखिए, सर ये सारा सामान बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कहा था आपको खुशी के पिछले घर से मिला था। लेकिन वो सामान तो पुलिस ने जब्त कर लिया था। ये सामान आपने नया खरीदा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर धीरज, क्या आपकी भी सेक्स करने की क्षमता चली गई है? नहीं, क्यों? वो क्या है कि 1 साल पहले हमसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई थी। मानसी गोस्वामी ने इनके पहले पति सुनील अग्रवाल पर एक आरोप लगाया था, बलात्कार। इनके पति ने गिल्ट में आके आत्महत्या कर ली, केस क्लोज हो गया। लेकिन उस केस का एक मुजरिम आज भी खुलेआम घूम रहा है।
देखिए, आप दोनों के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत तो हैं ही कि हम कोर्ट में आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने ही मिलकर किया है। सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने उसे नहीं मारा सर। ये आपके बाल वृंदा की बॉडी पर कैसे मिले और उन बालों का डीएनए आपके डीएनए से कैसे मैच करता है? और यही नहीं, वृंदा के लोकेशन रिकॉर्ड वारदात के कुछ रोज पहले तक लगातार धीरज के लोकेशन रिकॉर्ड से कैसे मैच करते हैं? सर, मुझे नहीं पता ही। आप तो चुप ही रहिए मिस्टर धीरज, लगातार आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। यादव जी, जरा फुटेज दिखाइए इन्हें। इस फुटेज में जो लड़की दिखाई दे रही है करिश्मा, आपने ये कहा कि आपकी अडॉप्टेड बेटी है और वो दुबई में रहती है, तो फिर कैसे इस फुटेज में आपकी बिल्डिंग से वो निकलते हुए दिखाई दी और कहां जा रही थी वो? हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये बताइए कि आप दोनों ने मिलकर वृंदा को मारा या आप दोनों ने करिश्मा के साथ मिलकर वृंदा को मारा? और एक सवाल, करिश्मा के साथ एक चौथी औरत जो आपकी बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज में निकलती हुई दिखाई दी है, वो चौथी औरत कौन थी और उसका इस मर्डर में क्या रोल था? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो। नहीं बताना तो वो भी बता दो। कोर्ट में तो हम साबित कर ही देंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने किया है। तब तक चुपचाप सुनती रहोगी, सच बता दो ना। तुम्हारे पास फालतू का टाइम होगा, हमारे पास नहीं। बोलो। सर, हमने वृंदा को नहीं मारा, उल्टा वो हमें फॉलो कर रही थी, वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी सर, और वो धीरज को फॉलो करते करते मुझ तक पहुंची। उसने हम दोनों को साथ देखा और उससे पता चल गया था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। जब धीरज नहीं थे, उनके एब्सेंस में वो घर भी आई थी। तुम मैं बचपन के प्यार को अंदर नहीं बुलाएगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुझसे इतना प्यार किया था, 9 साल पहले मुझे गांव में अकेला छोड़ा ही था। सारे गांव वालों ने मेरा सर मुंडवा दिया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, अम्मा ने मेरा रेप किया। ये अच्छा है, मेरी जिंदगी खराब करके अय्याशियां कर रही है। तो क्या चाहती है? 1 लाख रुपए। किस बात के 1 लाख रुपए? तेरे पति को बताऊं तेरे बारे में? खोलू तो ही बोल, बता ही तो तेरी। कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख रुपए? घर पे रखे होते 1 लाख रुपए? बाजू में एटीएम है और तेरे पास 2-3 अकाउंट तो होंगे ना। तो एक काम कर, सारे अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के 1 लाख रुपए दे दो। मारती हूँ तुम्हारे मुंह पर ला करके 1 लाख रुपए। जब मैं वापस आई तो वो मरी हुई थी। वृंदा, वृंदा। फिर मैंने तुरंत धीरज को कॉल किया। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वृंदा मरी पड़ी थी। और खुशी ने मुझे सारी कहानी बताई, तो हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश को कमरे में छुपा दिया। कहानी अच्छी सुनाई आपने मिस्टर धीरज। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि आप लोगों ने वृंदा को नहीं मारा। मेरा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, वो चौथी औरत जो करिश्मा के साथ सीसीटीवी फुटेज में आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलती देखी गई, वो औरत कौन थी और उस औरत का इस मर्डर में क्या रोल था? ये छुपाने में नुकसान है हमारा, सच बता दो। सर, मैं बताता हूं, करिश्मा और उसकी मां वैशाली ने ही वृंदा को मारा है। बर्तन चौका करने वाले गरीब लोग हैं साहब, हम क्या किसी को मारेंगे? यही मरदवा होंगी, यही दोनों हत्यारे हैं। तो ये लोग का बस चलता ना तो हमारी करिश्मा को भी मार देते ये लोग। देखिए, आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहें। सर, इन्होंने हमें कोई अडॉप्ट नहीं किया था, हम इनकी नौकरानी का काम करते थे। उन्होंने माँ से झूठ बोला कि अपने बेटे के पास दुबई भेज रहे हैं, लेकिन हमें अपने घर में कैद रखा। अगर ऐसा था तो आप लोग तुरंत हमारे पास क्यों नहीं आए? इन दोनों को जेल में डाल देते। इसके पास आती तो बात फैलने का डर था। यानी कि खुशी जी, आपने करिश्मा का तो शारीरिक शोषण किया ही, साथ में मानसी का भी शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, इस कुकर्म में आपके दोनों पति बराबर के भागीदार थे। पहला पति सुनील अग्रवाल, वो आपको ये कुकृत्य करते हुए देखता था, और आपका दूसरा पति, ये बताइए कि वृंदा को क्यों मारा आप लोगों ने? हमने उसे नहीं मारा सर, यही दोनों ने मारा है। हम कैसे करेंगे उन लोग का मर्डर? हम जब वहां पहुंचे, करिश्मा, 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 जब हमको चुपके से फोन करके इन लोगों को सारा सच्चाई बताई, हम करिश्मा को लेने के लिए इन लोग के फ्लैट पे पहुंचे।
करिश्मा और पहले से मर चुकी थी। झूठ बोल रही है ये दोनों। मैं मानती हूँ सर कि मैंने बचपन में उसे सताया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मैं प्रायश्चित करना चाहती थी और इसीलिए ना मैं उसे पैसे देने चाहती थी सर, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर उसे पहले से ही मार दिया था। मेरे साहब प्रायश्चित करके ना इटालियन नौटंकी कर रहे नौटंकी। सर ये झूठ। ये केस उलझता ही जा रहा था। इस रेप और मोलेस्टेशन केस में ये तीसरी मौत थी। पहले मानसी और सुनील का सुसाइड और अब वृंदा का मर्डर। क्या कातिल इन्हीं लोगों में से था या फिर कोई ऐसा जो अब तक पुलिस की नजर से बचा हुआ था? संदीप, हो ना हो कत्ल इन चारों में से ही किसी एक ने किया है। हो सकता है खुशी ने वृंदा को मारा हो और फिर धीरज को फोन करके बुलाया हो वृंदा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। या फिर यह भी हो सकता है वृंदा के डर से खुशी ने धीरज को फोन करके बुलाया हो और उन दोनों ने मिलकर वृंदा को मार दिया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि वैशाली घर में घुसी हो, करिश्मा के साथ भागने लगी हो और इसी दौरान वृंदा बीच में आ गई हो और वृंदा वैशाली के हाथों मारी गई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है संदीप। सर, वृंदा मर्डर केस में एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। सर, मैंने वारदात के एक दिन आगे पीछे की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसमें ये धीरज काला पॉलिथीन लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखने से तो उसका टिफिन लग रहा है। सर, मुझे भी ऐसे ही लगा था, इसलिए मैंने उसी वक्त की बिल्डिंग के आगे के रोड की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो ये धीरज ये काला पॉलिथीन उस डस्टबिन के पास फेंक रहा था। नम्रता, एक काम करो, अपनी टीम में से किसी को भी इस स्पॉट पे इमीडिएटली भेजो। हो सकता है पॉलिथीन अभी भी वहीं हो। जी सर। महेश, यस सर। सर, ये बैग मैंने फेंका जरूर था। वृंदा को मैंने नहीं मारा सर, ना ही खुशी ने मारा। फिलहाल तो आप चारों में से जिसने भी वृंदा को मारा है बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उस गुलदस्ते की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। अभी भी टाइम है, आप में से जिस किसी ने भी वृंदा को मारा है शराफत से कबूल कर ले। सर, खून हमने किया। उस दिन फोन रखने के बाद अम्मा का इंतजार कर रहे थे। घर में सर और मैडम दोनों ही नहीं थे। जैसे माँ गेट पे आई हम उनके पास दौड़ के पहुंचे तो मैडम हमारे बीच में आ गई, हमें रोकने लगी। हमने गुलदस्ता उठा के उनके सिर पे दे मारा। कैसे मारा, करके बताओ। सर, वो हमारे सामने आ गई थी हमें रोकने के लिए, तो हमने गुलदस्ता उनको ऐसे मार दिया सिर पे, वो वहीं मर गए और हम भाग गए। लेकिन चोट तो वृंदा के सर के पीछे लगी थी। क्यों वैशाली जी? अरे अब तो मान जाओ, या अपनी बेटी को जेल भेजकर मानोगी? हम जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाते देखा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। शोरूम पे एक औरत बैठी थी, हमको लगा खुशी मैडम है। हमारी नजर फूलदान पर पड़ी और इसीलिए हम करिश्मा को बलात्कार का केस लिखवाने के लिए पुलिस थाने नहीं आए। बिना देखे सुने, बिना सोचे समझे कुछ भी करने से पल भर में जीवन बिगड़ जाता है। जरा सा भी समझदारी से काम लिया होता तो अपराधी बनने से बच जाती। आज की तारीख में हमारे देश में समलैंगिक रिश्ते में होना कोई जुर्म नहीं है। अब तो कानून भी पास हो चुका है जो LGBT कम्युनिटी को मान्यता देता है। लेकिन अगर कोई भी रिश्ता हवस की आड़ में जोर जबरदस्ती से बनाया जाए तो वो जुर्म है। खुशी की दरिंदगी का शिकार ना सिर्फ मानसी, वृंदा और करिश्मा हुई, बल्कि खुशी की हिरासत के बाद और भी कई लड़कियां सामने आई। और इस सीरियल रेप और मोलेस्टेशन के लिए खुशी के साथ साथ उसके पार्टनर्स को भी सजा दी गई। ये केस दर्शाता है कि समाज के दरिंदों की कोई शक्ल नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन ऐसे कई केस रोके जा सकते हैं अगर सही समय पर पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाए। हमें बस चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ।
और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।